नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन चटनी के बारे में बात करेंगे। ये दोनों ऑपरेशंस गोवा को लेकर हैं। दोस्तों, गोवा एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंडियन हिस्ट्री का एक पहलू है, और वो इसलिए है क्योंकि नॉर्मली जब हम कॉलोनियलिज़म की बात करते हैं तो कॉलोनियलिज़म में हम एक चीज़ ये बोलते हैं कि भाई इंडियाज़ कॉलोनियल हिस्ट्री इज़ एसोसिएटेड विद द ब्रिटिश। पर एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ पर जो उठता है वो पता ये है कि जो गोवा की स्टोरी है वो एक ऐसी यूनिक स्टोरी है कि इंडिया का कॉलोनियलिज़म स्टार्ट भी गोवा से हुआ और इंडिया का कॉलोनियलिज़म ख़त्म भी गोवा से हुआ। ब्रिटिश इस कॉलोनियल एक्सपीरियंस में एक मेजर प्लेयर थे, पर पहले और आखिरी प्लेयर नहीं थे, क्योंकि गोवा की एक इम्पॉर्टेंट टेरिटरी, एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड जिसको आज की डेट में तिसवाड़ी तालुका कहते हैं, तिसवाड़ी TISWADI, तिसवाड़ी तालुका, ये आइलैंड के ऊपर कब्ज़ा सबसे पहले पोर्चुगीज़ ने किया 25 नवंबर 1510 में। दोस्तों, 25 नवंबर 1510 में भारत की टेरिटरी पे पोर्चुगीज़ के अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने अपना कदम रख के उस इलाके को ऑक्यूपाई किया। इस इलाके को ऑक्यूपाई करने के बाद पोर्चुगीज़ ने और आइलैंड्स और इलाकों पे कब्ज़ा करना चालू करा, और इवेंचुअली पोर्चुगीज़ ने जिन जिन इलाकों पर इंडिया में, खास करके गोवा वाले रीजन में, दमन दीव रीजन में जहाँ पर अपना प्रेजेंस बनाया, उन इलाकों को बोला जाता है एनक्लेव्स, और उन एनक्लेव्स को पोर्चुगीज़ में बोला जाता था एनक्लेव्स इन इंडिया या एस्टाडो डा इंडिया। एस्टाडो ESTADO डा DA इंडिया, एस्टाडो स्पेस डा इंडिया। दोस्तों, पोर्चुगीज़ सबसे पहले कॉलोनाइजर्स थे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये 25 नवंबर 1510 में भारत में आए, और ये 25 नवंबर 1510 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मुग़ल डायनेस्टी जो बाबर ने इंडिया में इस्टेब्लिश करी वो शुरुआत हुई 21 अप्रैल 1526 से। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो 21 अप्रैल 1526 और 25 नवंबर 1510 में लगभग 16 साल का गैप है। पोर्चुगीज़ भारत आए और उन्होंने गोवा पे कब्ज़ा मुग़ल डायनेस्टी के इस्टेब्लिशमेंट से भी पहले किया। और ये आर्ग्यूमेंट इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों क्योंकि आगे जाके जब भारत आज़ाद होगा और जब आज़ादी के बाद भारत मांगेगा पोर्चुगीज़ से गोवा का इलाका, तो उस समय यही बात भारत को बोली जाएगी पोर्चुगीज़ की तरफ से। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि गोवा वॉज द फर्स्ट प्लेस फ्रॉम वेयर आर colonial phase of Indian history begins, and Goa also is the same place from where our colonial phase of Indian history ends, which makes Goa the most interesting feature of our entire Indian history, but unfortunately also the most neglected in the Indian history. हम गोवा के बारे में नहीं पढ़ते, पर गोवा के बारे में हम लोग आज के इस वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। दोस्तों, ये स्थिति गोवा की थी, पोर्चुगीज़ के कब्ज़े में आ चुका था। पोर्चुगीज़ गोवा की टेरिटरी में और इलाके ऑक्यूपाई करते गए। इलाके ऑक्यूपाई कर करके उन्होंने नई नई जगहों पे कब्ज़ा किया। भारत में आंदोलन चल रहा था, नेशनल मूवमेंट चल रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म होती है 1945 में, तो ख़त्म होने के बाद पोर्चुगीज़ जो है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट यूरोपियन कंट्री थी, वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाटो का मेंबर बन जाती है। और जब वो नाटो का मेंबर बन जाती है तो जाहिर सी बात है कि वो अमेरिका के क्लोज और प्रॉक्सिमेट हो जाती है। दोस्तों, हमें ये चीज़ जाननी है कि भारत ने आज़ादी के बाद कभी भी किसी देश के ऊपर दबाव नहीं डाला था। इनफैक्ट भारत ने, जितने हमने प्रीवियस वीडियोस में भी एनालाइज किया, कि कोई प्रिंसली स्टेट के रूलर के ऊपर भी तब तक दबाव डालने की कोशिश नहीं करी जब तक लोगों की विशेस को क्रश नहीं किया गया। भारत आज़ाद हुआ 1947 में, पोर्चुगीज़ नाटो का मेंबर बन चुका था, पोर्चुगीज़ US के अलायंस में था और क्लोज भी था।
भारत ने पोर्चुगीज़ को आज़ाद होते ही 1947 में बोला कि आपको गोवा छोड़ के जाना होगा, आपका तो कॉलोनियल रूल है और गोवा के लोग आपको पसंद नहीं करते। गोवा के लोगों ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में भाग लिया था, इंडियन नेशनल मूवमेंट में अच्छे से अग्रेसिवली पार्ट लिया था और गोवा के लोग बिल्कुल ही नहीं चाहते थे कि जब ब्रिटिश इंडिया से चले गए तो पोर्चुगीज़ क्यों रहें। तो गोवा के लोग भी पोर्चुगीज़ के रूल को फेवर नहीं कर रहे थे। इसीलिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो जो नेशनल मूवमेंट का एक स्पिरिट गोवा में चल रहा था, उस नेशनल मूवमेंट के स्पिरिट को हम लोग आगे बढ़ाते गए और इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद गोवा में दो इम्पॉर्टेंट ग्रुप्स बने। एक बना आज़ाद गोमांतक दल और एक बना यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट। आज़ाद गोमांतक दल और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट जो दो दोस्तों ये ग्रुप्स बने, ये ग्रुप्स बड़े महत्वपूर्ण इसलिए थे क्योंकि इन दो ग्रुप्स में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हुई कि इन दोनों ग्रुप्स ने भारत की आज़ादी के बाद पोर्चुगीज़ के खिलाफ एक सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस चालू कर दी। बहुत लोगों ने इस सत्याग्रह और सिविल डिसोबीडियंस जो आज़ाद गोमांतक दल और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ने शुरू किया, इसकी मदद करी। बहुत लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट भी किया। दोस्तों, अर्ली 1950s में लता मंगेशकर, जिनका हाल ही में देहांत हुआ, इस कारण से इसके ऊपर गोवा के क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी भी है। और अगर आप कोई पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया की किताब भी पढ़ेंगे तो उसमें ये सब टाइप के पॉइंट्स माइन्यूट वाले मिलते नहीं हैं अक्सर। पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि 1950s में लता मंगेशकर, जो उस समय मात्र अपने अर्ली 20s में थी क्योंकि उनका जन्म 1929 में हुआ था, लता मंगेशकर जो हैं उस समय एक तरीके से जो 20s में अपने थीं, उन्होंने पूना में एक परफॉर्मेंस करी, सिंगिंग परफॉर्मेंस। और वो सिंगिंग परफॉर्मेंस के बाद लता दीदी ने ये बोला कि जितने पैसे क्राउड सोर्सिंग से यूज़ हुए हैं, यहाँ पर जनरेट किए गए हैं, ये सारे पैसे आज़ाद गोमांतक दल और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट को दे दिए जाएं, जिसकी वजह से और सत्याग्रह मजबूत हो और सिविल डिसोबीडियंस मजबूत हो। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था कि गोवा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है हमारे इंडियन हिस्ट्री की। और गोवा इसलिए भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो लता मंगेशकर का पॉइंट मैंने आपको बताया, तो आप देखेंगे कि दिस वाज वन ऑफ द रेयर केसेस व्हेन क्राउड फंडिंग वाज यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्ट्रेंथनिंग एंड मोबिलाइजिंग पीपल फॉर सत्याग्रह। और ये चीज़ पहले बहुत रेयर केसेस में ही देखने को मिली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में। तो यहाँ पर ये चीज़ दिखी हमें। अब दोस्तों, ये हुआ कि 1955 में जब ये पूरा सत्याग्रह सिविल डिसोबीडियंस पोर्चुगीज़ के खिलाफ चल रहा था, लोग पोर्चुगीज़ को कन्विंस कर रहे थे कि भाई आप छोड़ के जाइए, उस समय 1955 में अनफॉर्चुनेटली पोर्चुगीज़ ने फायरिंग करी एक सत्याग्रह के कैंपेन में, और उस फायरिंग में 20 लोगों की हत्या हो गई। दोस्तों, भारत सरकार 1947 से पोर्चुगीज़ के साथ डिप्लोमेटिकली चर्चा कर रही थी, डिप्लोमेटिकली उसको कन्विंस कर रही थी कि भाई देखिए, लोगों के विशेज़ के खिलाफ आपका प्रेजेंस यहाँ पर करेक्ट नहीं है। 1947 से जब भी हम इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से पोर्चुगीज़ को ये बात बोलते थे कि भाई आपको यहाँ से छोड़ के जाना होगा, तो सरप्राइजिंग बात पता है क्या है कि हर बार पोर्चुगीज़ हमें ये जवाब देता था कि भारत का कोई राइट गोवा पे तो है ही नहीं। और वो इसलिए ये बात बोलता था कि भारत का कोई राइट गोवा पे नहीं है क्योंकि वो ये बोलता था कि भाई भारत जो है गोवा पे किस तरीके से राइट क्लेम कर सकता है, क्योंकि हम तो आए थे 25 नवंबर 1510 में, और जब हम आए थे 25 नवंबर 1510 में तब तो भारत ही एग्जिस्ट नहीं करता था, मुगल एम्पायर ही नहीं स्टार्ट हुआ था। पर हम ये कह रहे थे कि देखो, ऐतिहासिक बेस पे ऐसा क्लेम करना गलत है, क्योंकि अगर ये क्लेम आप जो दे रहे हैं, अगर इस क्लेम के बेसिस पे चलें तो भाई ऐसे तो अखंड भारत के दौरान जो हमने इससे ऑक्यूपाई करे वो हमारे, हम उनको क्यों छोड़ें।
ऐसे अगर आर्ग्यूमेंट के पास जाएं तो फिर भाई जो ब्रिटिशर्स थे एक टाइम पे जब वो आए तो वो हमें आज़ादी दे के क्यों गए। तो जो ब्रिटिशर्स और ये सब का केस था, इससे ये चीज़ प्रूव हो रही थी कि ये जो पोर्चुगीज़ का आर्ग्यूमेंट था ये बिल्कुल बेबुनियाद था। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ दोस्तों ये है कि 1955 में जब ये पीसफुल सत्याग्रहियों के ऊपर गोवा में पोर्चुगीज़ ने फायरिंग करके 20 सत्याग्रहियों की हत्या करी, तो भारत सरकार ने तब बोला कि ये चीज़ हम टॉलरेट नहीं करेंगे। और इसके तुरंत बाद नेहरू ने डिसीजन लिया कि पोर्चुगीज़ के पूरी कंट्रोल्ड टेरिटरी गोवा में एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड लगा दिया जाए, इनको कोई इकोनॉमिक सहायता इंडिया की तरफ से ना मिले। और दूसरा, इमीडिएटली भारत ने पोर्चुगीज़ के साथ अपने कूटनीतिक डिप्लोमेटिक रिश्ते ख़त्म कर दिए, जिससे कि पोर्चुगीज़ पे एक दबाव पड़ता। इंटरनेशनल एरिना में पोर्चुगीज़ की थू थू होती कि भाई भारत जैसे देश ने जो अमेरिका के साथ, रूस के साथ रिश्ते बना रहा था, उसने अमेरिका के ही इतने बड़े अलाई पोर्चुगीज़ के साथ रिश्ता तोड़ दिया। यूरोप में भी पोर्चुगीज़ की इज़्ज़त पे इसका इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि पोर्चुगीज़ को पॉजिटिवली परसीव नहीं किया गया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खास करके। अब जब गोवा में एक तरीके का ये ब्लॉकेड लगा दिया, उस समय गोवा के लोगों के पास किसी भी तरीके से न्यूज़ का एक्सेस नहीं था। तो हमारे यहाँ पर उस समय जो 1955 में एक संस्था थी जिसको हम कहते हैं खुफिया विभाग, यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो। बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उस समय 2 लोगों की मदद करी, जिसमें से एक थे वमन सारदेसाई, वमन वी, और दूसरे थे लोबो सारदेसाई। हमने वमन और लोबो सारदेसाई की मदद करके इंटेलिजेंस ब्यूरो के तहत एक रेडियो चैनल शुरू करवाया, और वो रेडियो चैनल का नाम था द वॉइस ऑफ फ्रीडम स्टेशन। द वॉइस ऑफ फ्रीडम स्टेशन को जब इंटेलिजेंस ब्यूरो का सपोर्ट मिला तो 1955 से लेकर 1961 तक द वॉइस ऑफ द फ्रीडम स्टेशन रेडियो जो था, लोगों तक गोवंस के सिर्फ न्यूज़ ही नहीं देता रहा, बल्कि उसने वो रोल प्ले किया अब 1955 से 61 तक, जिससे कि लोग मोबिलाइज हुए, और लोगों को मोबिलाइज करके एक तरीके से एकजुट किया गया और सत्याग्रह की मूवमेंट को और बढ़ावा दिया गया। पोर्चुगीज़ ग्रेजुअली इस चीज़ को देखते रहे कि भाई लोग जो हैं एकजुट होते जा रहे हैं, लोग जो हैं इकट्ठे होते जा रहे हैं, सत्याग्रह हो रहा है, सिविल डिसोबीडियंस हो रहा है। पोर्चुगीज़ बड़े स्ट्रेस में आ चुके थे। अनफॉर्चुनेटली पोर्चुगीज़ को अब डर भी लगने लगा, क्योंकि अमेरिका इंटरफेयर करना नहीं चाहता था। यूरोप की कोई कंट्री पोर्चुगीज़ का साथ नहीं दे रही थी, तो वो बड़ा आइसोलेटेड फील कर रहा था, और भारत ने डिप्लोमेटिक रिश्ते तोड़ दिए थे। तो 1961 में पोर्चुगीज़ ने इंडिया की एक मर्चेंट शिप जो पानी में जा रही थी गोवा के पास, अंजदीप आइलैंड के पास, उसके ऊपर फायरिंग कर दी। अब ये मर्चेंट शिप अंजदीप आइलैंड, ANJADIP अंजदीप आइलैंड के ऊपर जब इन्होंने फायरिंग कर दी, इस फायरिंग के बाद एक चीज़ तो तय हो गई। इस फायरिंग के बाद एक चीज़ ये तय हो गई दोस्तों कि कहीं ना कहीं इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये तो अटैक है इंडिया की सोवरेनिटी पे, इसको लाइटली नहीं लिया जाएगा। हमने तुरंत अपनी नेवी को डिप्लॉय करा, और 1 दिसंबर 1961 को भारत की जो नौसेना है, नेवी है, उसने ऑपरेशन चटनी के तहत अंजदीप को, जो गोवा के पोर्चुगीज़ के कंट्रोल में था, उसको तुरंत कैप्चर किया और वहाँ पर पूरी नेवल शिप्स को डिप्लॉय कर दिया। हमने डेटरेंस की कोशिश करी शिप्स को डिप्लॉय करके वहाँ पर रखने की, और जब हमने शिप्स को डिप्लॉय किया उसके तुरंत बाद शिप्स की डिप्लॉयमेंट जैसे ही कंप्लीट हुई अंजदीप आइलैंड पे, तो भारत की आर्मी और एयरफोर्स लैंड की तरफ से आई, और उन्होंने ऑपरेशन विजय के तहत पोर्चुगीज़ की जो आर्मी उस समय रेडी हो रही थी,
उस पोर्चुगीज़ की आर्मी को तुरंत ही डिफीट किया और एक छोटी सी पोर्चुगीज़ के साथ क्लैश के बाद हमने पूरे के पूरे गोवा का कंट्रोल पोर्चुगीज़ से ले लिया। तो ऑपरेशन चटनी जो था वो नेवी का ऑपरेशन था, जिसमें उन्होंने अंजदीप आइलैंड को ऑक्यूपाई किया, और ऑपरेशन विजय था जिसमें नेवी पानी में रह के और एयरफोर्स और आर्मी लैंड लेवल से जाके और एयर लेवल से जाके पोर्चुगीज़ को डिफीट करके एक ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन के तहत, एक जॉइंट 3 सर्विसेज ऑपरेशन के तहत गोवा को सक्सेसफुली पोर्चुगीज़ से लिबरेट कराती है। सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन अगर आप मिलिट्रीली देखें तो गोवा में हमें ये मिलता है कि गोवा वॉज वन ऑफ द इनिशियल केसेस वेयर इंडिया रिजॉर्टेड टू कंप्लीट यूज़ ऑफ थिएटर कमांड्स। जो आज की डेट में हम बात करते हैं थिएटर कमांड बनाने की, इसका आइडिया हमारे दिमाग में सबसे पहले गोवा के लिबरेशन स्ट्रगल से आया। और आज के भी इंडिया में जितने मिलिट्री थिंकर्स हैं, अगर आप उनकी ओरिजिनल राइटिंग्स पढ़ते हैं, 50 रुपये के आर्टिकल या टेलीग्राम पे पड़े हुए फ्री पर्चे जिनमें एक एक पेज पे कंपाइलेशन मिलता है, वो नहीं, बल्कि ओरिजिनल राइटिंग्स ऑन थिएटर कमांड्स अगर आप पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ समझ आएगी कि मेजॉरिटी ऑफ देम मेंशन अबाउट गोवा लिबरेशन स्ट्रगल एज द इंस्पिरेशन फॉर द बर्थ ऑफ द थिएटर कमांड कॉन्सेप्ट, वेयर द 3 फोर्सेज प्लेड अ कंबाइंड रोल एंड वी हैड जॉइंटनेस एंड सिनर्जाइज्ड ऑपरेशंस। और इसीलिए सिक्योरिटी इश्यूज़ में भी हम इसकी चर्चा करते हैं कि गोवा लिबरेशन स्ट्रगल इस कारण से भी इम्पोर्टेंट था। लेकिन दोस्तों, जब गोवा का लिबरेशन स्ट्रगल कंप्लीट हुआ तो इसके बाद उस समय अब इशू ये था कि वहाँ पर जो एक पार्टी थी एमजीपी थी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी। महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी चाहती थी कि गोवा का जो है मर्जर महाराष्ट्र से हो जाए, लेकिन वहाँ पर एक यूनाइटेड गोवन पार्टी थी। यूनाइटेड गोवन पार्टी ने बोला कि नहीं, हमारे को मर्जर महाराष्ट्र से नहीं करना। उन्होंने कहा कि गोवा का एक अलग कल्चर है, एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग कोंकणी लैंग्वेज है और हम उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो 1967 में एक ओपिनियन पोल हुआ और इस ओपिनियन पोल के तहत मेजॉरिटी गोवन्स ने ये बात बोली कि वो अपने आइडेंटिटी को, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, इसलिए वो नहीं चाहते कि गोवा का मर्जर महाराष्ट्र से हो। तो भारत सरकार ने इस ओपिनियन पोल को एक्सेप्ट किया और ये ओपिनियन पोल अगर आप देखें तो और कुछ नहीं था बल्कि वन ऑफ द रेयर केसेस ऑफ रेफरेंडम था। तो गोवा की हिस्ट्री में ये देखिए कि हमारे यहाँ पर एक थिएटर कमांड के साथ साथ एक रेफरेंडम भी दिखा, जो कि और कहीं नहीं दिखा। और इस रेफरेंडम में भी ये बात बोली गई कि इवेंचुअली गोवा जो है अपनी सेपरेट आइडेंटिटी, कल्चर और लैंग्वेज को मेंटेन करेगा। और इसको मेंटेन करने के टाइम पे गोवा ने इस डिसीजन को एक्सेप्ट किया। भारत सरकार ने लोगों की विशेस को रिस्पेक्ट किया और गोवा को एक सेपरेट यूनियन टेरिटरी रखा 1987 तक बना के, जब तक उसको कैपेसिटी नहीं दी, और फिर फाइनली उसके बाद जाके उसको एक स्टेट डिक्लेयर कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिवली गोवा आज की डेट में भी यूनियन टेरिटरी एगमुट कैडर के अंडर आता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वाइबिलिटी के कॉन्टेक्स्ट से अगर देखा जाए तो सेपरेट स्टेट में अगर एक जॉइंट कैडर के हिसाब से अगर हम सिविल सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो प्रोफेशनली वो स्टेट के परफॉर्मेंस और ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बेटर है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक चीज़ बड़ी महत्वपूर्ण देखी गोवा के कॉन्टेक्स्ट में, और वो ये देखा कि किस तरीके से गोवा एक इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ रखता है हमारे सामने कि आज की डेट के थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट हो या रेफरेंडम हो, ये हमें गोवा में ओरिजिनली देखने को मिलता है। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। थैंक यू।